नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चलो मैं बात करूँगा राजेश एक्सपोर्ट के बारे में, क्योंकि देखिए इस कंपनी के ऊपर जब से मैं काम कर रहा हूँ, जब से मैं स्टडी कर रहा हूँ, तब से इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला था। उसके बाद अचानक इस कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिले। अभी करंट जो लेवल है एक बड़ा सा क्रैश देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो इसका हाई था 1030 के आसपास, तो 1030 के आसपास हाई था और यहाँ पे देखने को मिला क्या है, 52 वीक का हाई कितना है, 669। तो ओवरऑल बात करूँ तो करंट जो ये प्राइस चला है 300 के आसपास, तो सोचिए 1000 के ऊपर चलने वाला कंपनी आज 300 में चल रहा है, तो कितना बड़ा फॉल देखने को मिला। अब इस तरीके से करेक्शन क्यों हुआ, सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो गोल्ड के ऊपर है। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर गोल्ड सेक्टर तो लगातार हाई करते चले आ रहा है और आज गोल्ड का प्राइस एकदम टॉप लेवल में है, तो फिर भी राजेश एक्सपोर्ट में ऐसा क्या हो गया जिसके चलते भारी भरकम गिरावट का माहौल झेलना पड़ा। देखिए पहले बात बता दूं, राजेश एक्सपोर्ट बिजनेस कहाँ पे करते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इस कंपनी के एक बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा जरूर मिलेगा। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी की जो बिजनेस है वो बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी बिजनेस करते हैं। और कंपनी का जो बिजनेस है आप देख सकते हैं, कंपनी क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, होलसेलर का भी बिजनेस है, रिटेल का भी है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं। तो कंपनी हर कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो इस तरीके से काम करने के बाद भी कंपनी का ग्रोथ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का बेसिकली जो बिजनेस है वो यूएसए में चलता रहता है। यूएस, यूरोप, जर्मनी, इस तरीके से कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को कंपनी बेचते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं जो गोल्ड का प्रोडक्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और वो भी एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट्स टू मोर देन 60 कंट्रीज। तो 60 कंट्री में प्रोडक्ट बेच रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को कंपनी यूएस में बेचा जा रहा है। तो कंपनी आप देख सकते हैं यूएस, और कंपनी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं यहाँ पे फ्रॉम स्विट्जरलैंड, इंडिया एंड यूएई, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट से। तो इस तरीके से जगह से कंपनी प्रोडक्ट को अमेरिका में बेचते हैं, तो जिसके चलते कंपनी का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होना चाहिए था। अभी हुआ कुछ उल्टा, क्योंकि यूएस मार्केट में और जर्मनी और साथ ही साथ यूरोप मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड आज घट चुके हैं। क्योंकि आप एक चीज़ को नोटिस करना कि यूएस में रिसेशन के चलते है, जर्मनी, यूरोप, इस तरीके से कंट्री में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिला। और जो देशों में इकोनॉमिकली क्राइसिस है उस कंट्रीज में क्या सही में सारे प्रोडक्ट का ग्रोथ बढ़ेगा? क्या लोग लग्जरीज प्रोडक्ट को खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो यही कारण की वजह से आज इस एक्सपोर्ट के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिले। अभी देखिए जो माहौल है, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न एक रेंज के बेसिस पे कंपनी काम कर रहा है, मतलब एक रेंज को बार बार वो सपोर्ट के, सॉरी, एक रेजिस्टेंस के बेसिस में वो फेस कर रहा है और वो नीचे आ रहा है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरा जो व्यू है वो डाउन साइड का व्यू है, क्योंकि मैं डाउन साइड ट्रेड के हिसाब से अभी चल रहा हूँ। देखिए मेरा कोई ट्रेड अभी तक नहीं है, हाँ बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट है, तो वो हायर लेवल में हो चुके हैं। वो ऑब्वियसली वहाँ से मुझे लॉसेस चल रहा है और वो लॉसेस को मैं कंटिन्यू जरूर करूँगा, क्योंकि मेरा एक इन्वेस्टमेंट है। और बाकी देखा है तो कंपनी जिस तरीके से करेक्शन मोमेंटम में है, वो अगर फॉल हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगा। अभी नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, देखिए ये जो दो लाइन में आपको ड्रॉ करके दिया हूँ, तो ये कंपनी के सपोर्ट है 240 से लेकर 225 लेवल तक। इस सपोर्ट तक आने का चांसेस है। यहाँ पे देखिए कोई भी 100% गारंटी नहीं है कि यहाँ पे ही आएगा, इसको तोड़कर नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, कोई बोल नहीं सकता। हमेशा मैं एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो अप करके काम करता हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। मेरा काम है सारे पॉइंट्स को आपके साथ एजुकेशन पर्पस में शेयर करना, सारे नॉलेज आपके साथ शेयर करना। आपका काम है उस नॉलेज को वेरीफाई करके काम करना। ब्लाइंडली मेरे बात को सुनकर काम मत करिए, यहाँ पे लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपकी क्या राय है इस राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर? आप किस तरीके से काम करते हैं? ज़रूर मुझे आपके
बात भी शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब के बारे में बात करूँ तो कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के आसपास है और लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। तो लगातार जो करेक्शन हो रहा था उसके बाद पॉलीकैब ने जिस तरीके से खुद को मतलब रीबाउंस किया, वो देखने वाला बात है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छे कंपनी कभी भी नीचे नहीं रहेंगे, वो कभी ना कभी वो वापस जरूर आएगा। जब इस कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ का जीएसटी का आरोप 1000 करोड़ का जीएसटी का आरोप लगाया गया था, तब इस कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। और तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन बड़े बड़े इन्वेस्टर छोटे पब्लिक को डराने के लिए करते हैं। छोटे पब्लिक को मजबूर करते हैं उसको प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और वो अगर सेल करे तो उसी का फायदा बड़े इन्वेस्टर उठाएंगे। क्योंकि आपको मैं चार्ट में ही बता रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पे 30% से भी ज़्यादा क्रैश हो गया था, और जिस तरीके से क्रैश होने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ था। आप देख सकते हैं जिस लेवल में क्रैश हुआ, हाईली वॉल्यूम था। उससे पहले क्या वॉल्यूम था? बिल्कुल नहीं। तो वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, इसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी एडिंग किया गया। और तब भी मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर आपने तो इस जगह पे एंट्री लिया है, आप बुरी तरीके से फंसेंगे। तो मैंने तभी कमेंट्स किया था कि हाँ, फंस भी सकता है, क्योंकि मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ। मैं हमेशा रूल्स को और चार्ट को बिलीव करता हूँ, और कुछ पैटर्न्स को बिलीव करता हूँ। उस पैटर्न्स के बेसिस में मैंने काम किया। तो मैंने जब इस तरीके से ट्रेडिंग के ऊपर काम किया तो उसके दो रीजन था। पहले रीजन यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट था, और दूसरा दूसरा रीजन कौन सा था वो भी मैं आपको बता दूं, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा। अगर उस टाइम टाइम कौन सा था, आप ध्यान से देखना, उस टाइम अगर टाइम दिखाए तो जनवरी मंथ का डेटा था। तो जनवरी मंथ में कंपनी क्या किया, अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किए। अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो दिसंबर के मंथ का डेटा देख लीजिए। दिसंबर मंथ के बाद जनवरी का डेटा, जनवरी में क्रैश हुआ था। तो दिसंबर का रिजल्ट जो था वो पिछले सालों की तुलना से, पिछले क्वार्टर की तुलना से बेस्ट तरीके से सेल्स दिखा। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी सबसे हाईएस्ट देखने को मिला। तो इतना शानदार जब कोई कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके साथ साथ उसका बैलेंस शीट भी उसी टाइम में अच्छा खासा रिजर्व ग्रोथ हुआ, कर्जा एकदम मिनिमाइज है, मतलब छोटा मोटा कर्जा है, और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? देखिए मुझे तो डरना नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने एक रिक्सी जगह पे भी टेल लिया। और रिक्सी जगह पे इसीलिए टेल लिया क्योंकि सिर्फ यही कारण नहीं था, दूसरा कारण भी बता दूं, सॉरी तीसरा कारण भी बता दूं। देखिए एक आरएसआई स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी मुझे ट्रेड मिला था। जब भी यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया कैंडल, तो 200 डेज मूविंग एवरेज के जब भी नीचे आया, उसके उस टाइम आरएसआई भी 30 के नीचे आया। इस 30 के नीचे आने के टाइम में जब 200 डेज नीचे आया, तब मैंने इस जगह पे एंट्री लिया। और मेरा टारगेट कहाँ तक हुआ, जब आरएसआई 70 के ऊपर टच किया, 70 को टच किया, तब मैंने एग्जिट किया। तो इस जगह पे देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एग्जिट हुआ। ऑब्वियसली पहले इस गैप को फिलअप करने के टाइम में एक कुछ क्वांटिटी मैंने एग्जिट किया, और बाकी क्वांटिटी एक जगह पे एग्जिट हुआ। तो कहने का मतलब है कि अगर इस सारी चीज़ों को आप सीख कर काम करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। अगर आप ना सीख कर ब्लाइंडली काम कर रहे हैं तो बहुत बुरी तरीके से आप फंस सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे बात सुनकर ही, मेरे ट्रेड देख कर ही काम करिए। मेरे ट्रेड देख के सिर्फ सीखिए। मेरा काम है आपको सिखाना। मेरा काम कोई आपको बाई सेल कराना नहीं है, क्योंकि वो सेबी के खिलाफ होगा। क्योंकि बाई सेल करना है किसी के माध्यम से, तो आप सेबी एडवाइजर जो रिसर्च एनालिसिस्ट है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, नहीं तो आप खुद सीख कर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो फाइनली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर पिछले दिनों में करीबन 3% के आसपास क्रैश हुआ था। तो क्या कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ी है? बिल्कुल नहीं है। कंपनी के अंदर तो गड़बड़ी मुझे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि क्वार्टरली अगर रिजल्ट दिखा दूँ, अगर आपको मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ, देखिए पिछले सालों की, सॉरी पिछले क्वार्टर्स की डेटा है। तो जो अच्छा खासा एक सेल्स का रिपोर्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा रिप्रेजेंट किया है। तो क्या साल ईयर ऑफ ईयर बेसिस में क्या कोई प्रॉब्लम हुआ? क्या नेक्स्ट जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आएगा तब कुछ प्रॉब्लम हुआ? बिल्कुल नहीं। तब भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। जो पिछले साल में 400 करोड़ का सेल्स था, इस बार वो बढ़ के 435 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट करीबन 290 करोड़ से 330 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। जब इतना शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो दिखेगा। तो इसीलिए मैं कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। बाकी आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर इन प्रोमोटर तो नहीं है। बाकी देखिए एफएस के पास 10% का होल्डिंग है, डीएस के पास करीबन 27% होल्डिंग है, और बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। देखिए इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग तो है, मगर पब्लिक से ज़्यादा है।
तो थोड़ा-सा यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट तो होगा ही। तो बाकी समझदारी से ही आपको इस कंपनी के ऊपर डिसीज़न लेना होगा, क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है, अगर मैं आईएक्स के ऊपर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं 94% इसका मार्केट शेयर इसी के पास है, और वो भी डीएएम एंड टीएएम मार्केट शेयर। और बाकी इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी सेगमेंट है, ट्रेडिंग सेगमेंट है, उसके ऊपर 83% मार्केट शेयर इसी के पास है, और रियल टाइम मार्केट शेयर जो है वो इसके पास 100% है। तो सोचिए, जो जो कंपनी की इतना शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिले, तो क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? तो मुझे तो उतना खास करेक्शन मोमेंटम देखने को नहीं मिले। हाँ, एक फॉल तो ज़रूर हुआ है टॉप लेवल से, क्योंकि देखिए हर कोई कंपनी, जो कंपनी पहले इतना लंबा जर्नी करके दिखा चुके हैं, तो वो हमेशा भागता रहेगा, ऐसे होगा नहीं। कभी ना कभी उसको एक बार करेक्शन तो होना है। तो करेक्शन होने के बाद अगर इस तरीके से यू पैटर्न बनाकर ऊपर गए, तो फिर से एक जर्नी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मेरा जो इस कंपनी के ऊपर मतलब बनने जा रहा है, वो मैं कुछ इस तरीके से पैटर्न्स ढूंढ रहा हूँ। पहले कब कब बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा। तो कब फिर हैंडल पैटर्न अगर कंप्लीट हुआ, तो मैं यहाँ पे फिर से एक एंटी जरूर यहाँ पे लेने वाला हूँ, और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा किस तरीके से मैंने पैटर्न्स को यूज़ करके काम किया। और हाँ, मेरे सारे पॉइंट्स हमेशा मैं आपको एजुकेशन पर्पस में ही शेयर करता हूँ, और मेरा कोई पेड वर्जन नहीं है कि मैं आपको वहाँ से फ्री टेलीग्राम के ज्वाइन कराकर आपको पैसा आपके पास लूँगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सीखना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे इस यूट्यूब के माध्यम से सीखना होगा। मेरे कोई भी पेड वर्जन नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है पीएफएफ इंफ्रा लिमिटेड। देखिए, पीएफएफ इंफ्रा लिमिटेड जो है वो बेसिकली एक ऐसे कंपनी है जिसका मतलब ग्रोथ देखा जाए तो अभी बहुत छोटा है। इसका ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। सर, एक अपडेट के कारण मैं इस कंपनी के बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी जल्द से जल्द एक अपडेट लेके आने वाला है, वो है स्प्लिट का, उसके साथ डिविडेंड का। तो जल्द से जल्द इस अपडेट आएगा। तो अपडेट आने से पहले ही मैं कंपनी के बारे में आपको जानकारी थोड़ा सा दे रहा हूँ, और इस जानकारी लेकर आपको कंपनी के ऊपर रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिले। अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप किस तरीके से काम करते हैं और कौन सा कंपनी के ऊपर आप काम कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।